द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता टैक्स के रूप में अपना हार्ड अर्न्ड मनी सरकार को देते हैं। तो सरकार उस पैसे का जो टैक्सेस से उसको इकट्ठा हुआ है वो पैसा हमारे देश में खर्चती है। उसको खर्चने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, पेंशन्स हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सरकार उस पैसे से बनाती है। तो बात पता करने की ये है कि क्या ये पैसा प्रॉपर यूज में लाया जा रहा है, इसमें कुछ मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा, इसमें कोई मिनिस्टर के अपने घर का ही घर तो नहीं बनाई जा रहा। आपके फंड्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए, क्योंकि आप अपना इतना इंपॉर्टेंट हार्ड अर्न्ड मनी टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पैसे का हेर फेर ना हो। अगर वो पैसा खर्चा गया है तो वो कहाँ खर्चा गया है, और अगर वो पैसा नहीं खर्चा गया, अभी सरकार ने अगले साल खर्चना है, तो क्या वो सेफ पड़ा है? कोई अपना पर्सनल मिसयूज तो नहीं कर रहा, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अथॉरिटी उसको अपने घर के कामों में यूज तो नहीं कर रहा। इस सब मिसयूज को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल पोस्ट बनाई है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। CAG इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। देखिए, आप कहीं मॉल में जाते हो, कहीं मार्केट में जाते हो, तो आप अपने पर्स को जो है वो संभाल के रखते हो ना, क्योंकि उसमें आपके पैसे हैं, उसमें आपका खजाना है। उसी तरह से जो देश का खजाना है उसको कौन गार्ड करेगा, उसका कौन ध्यान रखेगा? उसका ध्यान रखता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, गार्डियन ऑफ द कंट्रीज फाइनेंस सिस्टम, है ना। आप अपने घर का फाइनेंशियल सिस्टम चलाते हो, उसमें आप बताते हो जी इतनी हमारी आमदनी हुई, इतना हमारा खर्चा हुआ। तो जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश के फाइनेंस सिस्टम पर नजर रखे। CAG कंडक्ट्स द पोस्टमार्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। सरकार ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, खर्चा हो गया, उसका लेखा जोखा CAG ने देखना है और उसका पोस्टमार्टम करना है कि हाँ जी ये ऑडिट ठीक हुआ है। CAG इज द एपेक्स अथॉरिटी, सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, क्या ये सारे जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो भी खर्चे दिखाए गए हैं, क्या वो ठीक ठाक हैं, उनमें कोई लूप होल तो नहीं है, उनमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो ये जो CAG है ये एक्सटर्नल ऑडिट करता है, इंटरनल ऑडिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे लेखों का और स्टेट गवर्नमेंट के भी सब खातों का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ऑडिटर ऑफ द नेशन कहा गया है। देखिए, हर कंपनी में एक ऑडिटर होता है ना, है ना। तो नेशन का ऑडिटर कौन है? CAG। CAG is responsible to inspect and audit the expenditures of the central government। जो भी सरकार ने काम किए हैं, खर्चे किए हैं, उन सबको इंस्पेक्ट किया जाता है, उनको ऑडिट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों को भी और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों को भी इंस्पेक्ट किया जाता है और ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंस्पेक्ट और ऑडिट करने का काम CAG का है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको ज्यादातर पैसा सरकार ने भेजा है। ऐसा ना हो ना कि कोई भी जो रूलिंग सरकार है वो और ऑर्गेनाइजेशंस को ही पैसा देते रहे और अंदर गति अपने ही काम करते रहे, अपने ही कंपनियों में लगाता रहे। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ज्यादातर पैसा फंडिंग सरकार की ओर से आ रही है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्पेक्ट करना और ऑडिट करने का काम भी CAG के हवाले दिया गया है। CAG is the agent for maintaining the answerability and to secure the accountability of the ruling class। Answerability, हाँ जी बताइए, जो सरकार चल रही है कि भैया ये पैसा तुमने कहाँ खर्चा, उसका लेखे जोखे का सारा हिसाब किताब CAG के अंडर आएगा और CAG उसको इंस्पेक्ट करेगा ही करेगा। माने जो सरकार चल रही है उसको अंधा पावर नहीं दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके ऊपर भी एक पोस्ट बनाई है ताकि वो रूलिंग सरकार जो है वो पैसे का हेरफेर ना कर सके।
CAGs आर यूजुअली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होते हैं, IAS ही होते हैं, या IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से होते हैं। उनको UPSC एग्जाम जो है वो क्लियर करना होता है ताकि उनको अपने काम की, अपने फाइनेंस की, अपने अकाउंट की पूरी नॉलेज हो, तभी तो वो ऑडिट कर पाएंगे। CAG ऑडिट्स द अकाउंट्स associated with the expenditure of the consolidated fund of India। जो हम कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का, उसके रिलेटेड सारे खर्चे जो हैं वो, उसके रिलेटेड सारे अकाउंट जो हैं वो CAG ने ऑडिट करने हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट का भी जो कंसोलिडेटेड फंड है वो भी, और यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके भी अकाउंट्स को CAG ने ऑडिट करना ही करना है। CAG ऑडिट्स द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड, ये जो आपातकालीन अचानक वो आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, उसके लिए जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है उसके सारे खर्चों को भी ऑडिट करता है। एंड पब्लिक अकाउंट एंड कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट में भी जो इस तरह का कॉन्टिजेंसी फंड है उसको भी CAG ने ऑडिट करना ही है। CAG audits all the receipts and expenditures of bodies and authorities extensively financed from the central or the state revenue and the government companies and other corporations। उस तरह की कोई भी बॉडी, उस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पैसा जो है सेंट्रल सरकार दे रही है या स्टेट सरकार दे रही है, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज, वो सारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को ऑडिट करने का काम भी CAG के हवाले किया गया है। Now, CAG audits accounts of any other authority when requested by the president या the governor। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी CAG को रिक्वेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर लोकल बॉडी की कोई पंचायत है या कोई विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे लोकल बॉडी है कि आप प्लीज इसका भी अकाउंट ऑडिट कीजिए, CAG उसका भी अकाउंट ऑडिट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को भी CAG जो है एडवाइस देते हैं कि किस तरह से सेंटर के और स्टेट के अकाउंट्स बनाने चाहिए। CAG also acts as a friend and guide and philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament, PAC। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में अभी बात करेंगे। देखिए, टू क्रॉस चेक and audit the expenses of the government and to audit all the money bill which are passed in the Lok Sabha, a department is made. This department is headed by CAG। देखिए, सरकार के सारे खर्चों को ऑडिट करने के लिए, सारे खर्चों को क्रॉस चेक करने के लिए, जो भी मनी बिल हमारी लोकसभा में पास होता है उसको ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हेड जो है वो CAG होता है। CAG कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया एक पोस्ट है, सो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। मिस्टर अंबेडकर ने कहा था CAG इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट विच कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाली बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट CAG है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या इनके दायित्व हैं, इसके बारे में बताता है। CAG के पास पूरी पावर है कि वो सेंट्रल सरकार के सारे खर्चे और स्टेट सरकार के सारे खर्चों को ऑडिट कर सकती है। CAG has to make the audit report। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे खर्चों की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। उसी तरह से सरकारी राज्य सरकार के सारे खर्चों की जो रिपोर्ट है वो CAG गवर्नर को सौंपते हैं। द प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट CAG ने दी है वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं, और जो गवर्नर है, जो राज्य सरकार की रिपोर्ट CAG ने गवर्नर को दी है, वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के सामने पेश करते हैं। CAG जो है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को चेक करती है जो भी पार्लियामेंट में और विधानसभा में पास होते हैं, उनके बैलेंसेस को भी CAG चेक करता है, कहीं कोई हेरफेर तो नहीं है। CAG के पास पावर है कि वो डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी चेक करे, और बैलेंस शीट सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस शीट को भी चेक कर सकती है। CAG के पास ये भी पावर है कि कोई भी बजट जो सरकार बनाती है किसी एक विशेष कार्य के लिए, उस बजट को भी वेरीफाई कर सकती है, चेक कर सकती है। जो रिपोर्ट जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की CAG ने प्रेसिडेंट को सौंपी है, वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट लेके आते हैं,
और सीएजी को चेक करने के लिए एक और कमेटी बनाई जाती है। ऐसा ना हो कि जो सीएजी है वो सरकार के स्कैम्स को हाइड करता रहे, सरकार के साथ मिली भगत करके जो सरकार ने अपने नाम अपने पर्सनल निजी बना लिए हैं, जो पैसा निजी बना लिया है उसको सीएजी ही अपने पास मिला दे। तो ऐसा ना हो कि सीएजी ही आंखों में धूल झोंकने लग जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट में एक पीएसी बनाई जाती है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इसमें लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और जो 7 है वो राज्यसभा के मेंबर इसमें होते हैं। अब ये जो पीएसी है ये सीएजी की रिपोर्ट को रिव्यू करती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट पीएसी के सामने पेश करते हैं और उसको समझाते हैं। पीएसी में कोई भी मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता। और मजे की बात यह है कि जो पीएसी के प्रेसिडेंट हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं। तो सीएजी को ये पता है कि मेरी रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने वाले जो पार्टी हेड होंगे, पीएसी के हेड होंगे, वो सरकार के नहीं होंगे, वो सरकार के ऑपोजिशन में से होंगे। पीएसी ने सीएजी की रिपोर्ट को चेक करना है, इसलिए सीएजी बहुत ज्यादा दायित्व के साथ, बहुत ज्यादा समझ के साथ और कुछ भी हेरफेर ना करके सच्ची रिपोर्ट जो है वो पेश करें। ये इसलिए बनाया गया है, सरकार के ऊपर चेक रखने के लिए सीएजी बनाया गया और सीएजी के ऊपर चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई, ताकि किसी भी तरह से ये जो जनता का टैक्सों वाला पैसा है इसमें कोई हेरफेर ना हो सके, कोई सरकार का अधिकारी जो है वो इसको अपने पर्सनल के लिए यूज ना कर सके। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 148, 49, 150, 151 जो है वो सीएजी के बारे में बताते हैं, लेकिन क्लियरली अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन जो सीएजी है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट बहुत ही कुछ लोगों को डायरेक्टली ऑफिस में अपॉइंट करते हैं, उनमें से सीएजी एक वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सीएजी का टर्म 6 साल या 65 साल ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले खत्म हो जाए। देखिए अगर सीएजी जो है 50 साल की उम्र में अपॉइंट हुए हैं तो वो 6 साल तक पोस्ट पर बने रहेंगे, बिकॉज 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज जो भी पहले आ जाए। अगर सीएजी 60 साल की उम्र में अपॉइंट हुए हैं तो वो 5 साल ही सर्व करेंगे, क्योंकि ये 65 साल की उम्र 6 साल से पहले आ जाएगी। तो जो उनका टर्म ऑफ ऑफिस है या तो 6 साल या 65 साल, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बहुत ध्यानपूर्वक कही है कि ये जो पोस्ट है ये इंडिपेंडेंट पोस्ट हो, किसी के भी दबाव में सीएजी काम ना करें, और ना ही कुछ ऐसा रखा है कि कोई भी सरकार का मंत्री या सरकार का अधिकारी सीएजी के ऊपर दबाव बना सके। जो सीएजी की रिपोर्ट है वो अनबायास्ड आए, बिना किसी पक्षपात के आए, इंडिपेंडेंटली वो अपनी रिपोर्ट दे, किसी के दबाव में आके, किसी के डर में आके ये रिपोर्ट ना बने, इसका लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान रखा है। देखिए सबसे पहले ये है कि सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सरकार तो अपॉइंट ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। He is provided with the security of his tenure. जब एक बार सीएजी की नियुक्ति हो गई तो वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर कर ही बाहर आएंगे। उनको इस बात का डर नहीं रहेगा कि ओ माय गॉड अगर मैंने रिपोर्ट में ऐसा लिख दिया तो मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर इस तरह का डर बना रहेगा तो वो बिना भेदभाव के रिपोर्ट दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। वो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो उनको रिमूव कर सकते हैं उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले, लेकिन उनको रिमूव करना आसान नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से सीएजी को रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है। रिटायरमेंट के बाद भी सीएजी कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते हैं, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ले सकते हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि कोई भी सरकार उनको प्रावलोभन ना दे सके कि भैया तुम हमारे ये सारे स्कैम्स छुपा लो, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद हम तुमको ये वाली नौकरी दे देंगे। तो ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया कि भेदभाव ना हो, इसलिए सीएजी रिटायरमेंट के बाद भी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब ले सकते हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब ले सकते हैं, और ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, और बाकी कोई कार्य भी नहीं कर सकते हैं, ना सरकारी में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना राज्य सरकार में। लेकिन अगर वो एमपी या एमएलए बनना चाहें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहें तो वो बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर वो कोई काम नहीं करेंगे,
सैलरी जो है वो सीएजी की आपने एक चेंज नहीं कर सकते। जब आप एक बार अपॉइंट हो गए सीएजी तो जो आपकी सैलरी फिक्स है वो आप बाद में बढ़ा नहीं सकते हो, ताकि कोई भी सरकार उनको सैलरी बढ़ावे का प्रलोभन देकर अपने स्कैम ना छुपा सके, इसलिए उनकी सैलरी बाद में नहीं बढ़ सकती। कोई भी सरकार उनके ऊपर प्रेशर ना डाल सके, इसलिए इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपया है और उसके ऊपर उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, और ऑफिस ऑफ सीएजी के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सारी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन जो भी हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट में वोट नहीं करना पड़ता। ये सब प्रावधान इसलिए हैं ताकि सरकार के किसी भी दबाव में वो ना आ सके। नेक्स्ट, सीएजी को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। आपको उसके लिए लोकसभा की स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट होता है। द प्रोसीजर टू रिमूव सीएजी, जैसे कि आपको बताया, सीएजी को अपने कार्यकाल से पहले रिमूव करने का वही प्रावधान है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना। ये दोनों बातें बहुत मुश्किल हैं। अब देखिए, लिमिटेशंस हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें सीएजी को लेकर हम बोल सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया गया। ठीक है, अब सीएजी को दूसरी बात बिलीव करना पड़ता है जो उनको डॉक्यूमेंट्स सरकार ने दे दिए, जो भी मिनिस्ट्री है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दे दिए वो सीएजी को उनके बेस के ऊपर ही रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स सच्चे हैं कि झूठे हैं ये सीएजी कुछ नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने आ गए उनको उसके बेस पे रिपोर्ट बनानी है। आगे बात करें कि जो सीएजी है ये खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उनको सिर्फ ऑडिट करते हैं। ऑडिट तब करना है जब वो खर्चा हो चुका है। वो पैसा विड्रॉल, सरकार जब पैसा निकालती है वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ किए हुए खर्चों को ऑडिट कर सकते हैं। जैसे कि यूके के में हम बात करें तो वहां के जो कंट्रोलर होते हैं उनकी इजाजत से ही पैसा निकलवाया जाता है। उनकी मर्जी के बिना वहां पर पैसा निकाल नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ भारत में ऐसा है कि सरकार ने जब पैसा निकाल लिया, खर्चा कर दिया, डॉक्यूमेंट भेज देने हैं सीएजी के पास, सीएजी को उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट बनानी है। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।